ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। अब ये जो पीसीटी होता है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका पर्पस ये होता है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में माइक्रोविलाई होता है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो पीसीडी है इट इज़ द साइट ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्लस ये जो पीसीडी सेल्स होते हैं उन दोनों के बीच में लीकी टाइट जंक्शन होता है, तो डायरेक्टली जो आयंस होता है सोडियम वाटर वो सब ये लीकी टाइट जंक्शन होता है उनके बीच में से ही डायरेक्ट रीअब्जॉर्ब हो सकता है। उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उसके दो पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल। तो जो प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल उसका सेकंड हाफ जो होता है इट इज़ अ साइट विच इज़ मोर प्रोन फॉर इस्कीमिया एंड इंजरी। कि जो सेकंड हाफ ऑफ द प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब होता है वो ज़्यादा प्रोन होता है टुवर्ड्स इस्कीमिया एंड इंजरी। तो ये सब याद रखना है। अब परसेंटेज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी वो देखते हैं। तो सोडियम जो होता है अराउंड 2/3 ऑफ द फिल्टर्ड लोड, सपोज 100% यहाँ पे आ रहा है तो 2/3 या फिर 67% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सोडियम के साथ साथ वाटर भी वो भी 67%, पोटेशियम वो भी 67%, कैल्शियम 70%, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट 80%, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड याद रखना है 100% रीअब्जॉर्प्शन। कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड उनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है। सो कंप्लीट इफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो फिर इतना क्लियर हो गया होगा। अब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के बारे में देखते हैं। तो पीसीटी के सेल, अब ये हमारा पीसीटी सेल है। अब ये सेल में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। एक तो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर एंड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो इतने सारे चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं पीसीटी में जो इन सब की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। अब जो फर्स्ट हाफ ऑफ पीसीटी होता है वहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होता है अलॉन्ग विद द फॉस्फेट अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। कि फर्स्ट हाफ ऑफ पीसीडी उसमें सोडियम के साथ साथ फॉस्फेट अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। और सेकंड हाफ ऑफ पीसीडी में सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द क्लोरीन आयन। तो ये इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब ये हमारा पीसीडी सेल है, ये ट्यूबुलर लूमन है और ये वाजा रेक्टा है। अब यहाँ से ग्लूकोज आया, यहाँ पीसीडी सेल में क्या प्रेजेंट था, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट था। यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज दोनों आएंगे, कि सोडियम और ग्लूकोज दोनों आएंगे। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा और सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा वो विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये सोडियम क्या करेगा, अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी लेके जाएगा थ्रू दिस को ट्रांसपोर्टर, और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसलिए ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर SGLT2 कहते हैं। SGLT इट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज आ गया अंदर और सोडियम भी आ गया, और फिर ग्लूकोज वापस यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है थ्रू GLUT1 एंड GLUT2 ट्रांसपोर्टर विच इज़ अ पैसिव डिफ्यूजन, या फिर सिंपली थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। और यहाँ पे सोडियम के साथ साथ लैक्टेट अमीनो एसिड फॉस्फेट साइट्रेट उनका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये बीच में यहाँ पे लीकी टाइट जंक्शन होता है, यहाँ से भी डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द सोडियम बाय ऑस्मोसिस। देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जितना सोडियम एब्जॉर्ब होगा उतना ही वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन का रेगुलेशन कौन करवाता है, तो वो है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये प्रेजेंट होता है इन द कलेक्टिंग डक्ट विच रेगुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये होता है इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। उसके बाद ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन के कंप्लीट इफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑफ द ग्लूकोज इन पीसीडी। तो 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन होता है और 100% अमीनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ये होता है थ्रू SGLT2 रिसेप्टर, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2, या फिर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के। यहाँ पे ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया। अब सपोज डायबिटिक पेशेंट हो तो उसमें ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हमें रोकना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो SGLT2 है उसका ब्लॉकर दे देंगे। तो फिर SGLT2 ब्लॉकर देंगे तो उसमें ये ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ग्लूकोज यूरिन में ही फ्लो हो जाएगा, यूरिन में चला जाएगा, तो ग्लूकोजूरिया होगा उसमें। तो SGLT2 ब्लॉकर देंगे, एग्जाम्पल इज ग्लिफोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग, कैनाग्लिफोजिन, डेपाग्लिफोजिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। साइड इफेक्ट इसका ये होगा कि यूरिन में ग्लूकोज होगा तो उसकी वजह से UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ये उसका साइड इफेक्ट है। ये SGLT2 चैनल प्रोटीन देयर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है एंड इट एग्जिबिट्स सैचुरेशन। ये क्या होता है इसका बताता हूँ। सोडियम जो होता है, मैंने अभी बताया, सोडियम जो होता है वो मूव करता है विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके साथ साथ ग्लूकोज को भी लेके जाता है विच मूव्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हमारी किडनी में ये लिमिटेड नंबर ऑफ SGLT2 होंगे। एक बार अगर ये सारे SGLT2 रिसेप्टर जो होता है या को ट्रांसपोर्टर वो यूटिलाइज हो गए तो उसके बाद फर्दर ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर ग्लूकोज एक्सक्रीशन होगा इन द यूरिन।
तो एक बार ये सारे जब को ट्रांसपोर्टर यूटिलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन वो नहीं होगा, तो वो ग्राफ में प्लेटू आ जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 200 mg/dL ग्लूकोज लेवल हुआ, तो उसके बाद से सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, SGLT2 यूटिलाइज हो जाते हैं और फिर फर्दर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो रीअब्जॉर्प्शन कर्व शो प्लेटू सैचुरेशन। इसका मतलब ऑल द SGLT2 दे आर यूटिलाइज्ड। उसके बाद जो ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो जैसे ही ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, सिमिलरली रेट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट तो वो भी इंक्रीज होगा। तो इसमें कैसे लीनियर ग्राफ आता है फिल्टर लोड का, मतलब अगर बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो फिर ज़्यादा ग्लूकोज वो फिल्टर होगा थ्रू द ग्लोमेरुलस, तो उसमें ये लीनियर ग्राफ आता है। और मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज हुआ है 375 mg/min। कि इसको ये जो वैल्यू थी यहाँ पे प्लेटू आ रहा था, उसे हम कहते हैं TM या मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज। इसकी वैल्यू है 375 mg/min। 200 mg/dL प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बियॉन्ड विच देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सेस ग्लूकोज, तो रीनल ग्लाइकोजूरिया होगा। उसके बाद ये सोडियम एक बार रीअब्जॉर्ब हो गया तो फिर वो यहाँ पे सेल में आ गया, PCD सेल में। तो उसके बाद सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो होता है वो 3 सोडियम को बाहर मूव करता है और 2 पोटेशियम को इन्फ्लक्स करता है, अंदर लेता है। 3 सोडियम बाहर गए, 2 पोटेशियम अंदर आए, तो यहाँ से फिर सोडियम वो रीअब्जॉर्ब होगा। तो ये इट इज़ डन बाय सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो इसमें सोडियम का जो लेवल होता है वो सेल में कम रहता है, इसकी वजह से सोडियम मूव कर पाता है विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये बीच में पैरासेलुलर रूट या फिर लीकी टाइट जंक्शन जो होता है उसके बीच में से भी ये जा सकता है। कि ये टाइट जंक्शन नॉर्मली लॉट्स ऑफ क्लोरीन प्रोटीन्स, ओके क्लोरीन प्रोटीन्स कहते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन PCD में ये बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से लीकी टाइट जंक्शन होता है, तो यहाँ बीच में से सोडियम रीअब्जॉर्ब हो सकता है। उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर वो देखा था। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर वो कैसे काम करता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है। अब यहाँ पे एक सोडियम अंदर गया, रीअब्जॉर्ब हुआ, और एक हाइड्रोजन बाहर आया। अभी हाइड्रोजन H+ आयन कंबाइन करेगा बाइकार्बोनेट से, फॉर्म करेगा H2CO3। फिर ये H2CO3 ब्रेक डाउन होगा इंटू H2O and CO2। कि H2CO3 का ब्रेक डाउन कौन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 4। तो H2O और CO2 फॉर्म हुआ, फिर ये डायरेक्टली डिफ्यूज करेंगे इन द सेल, ज्वाइन होंगे बाय टाइप 2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस इंटू H2CO3। फिर ये वापस स्प्लिट करेंगे H+ एन बाइकार्बोनेट में, और फिर ये बाइकार्बोनेट और सोडियम, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर होता है, यहाँ से फिर दोनों वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये जो H+ आया था वो यहाँ से वापस एक्सचेंज हो जाएगा फॉर अगेन अनदर Na+ सोडियम। तो इस तरीके से होता है बाइकार्बोनेट एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर वो क्या करता है, इट हेल्प्स विथ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। ओके, इट हेल्प्स विथ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। तो ये याद है। इसके साथ साथ जो यूरिया होता है, वाटर होता है, वो सारे डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं इनटू द ब्लड वेसल। फिर PCD में से कुछ चीज़ें सिक्रीट भी होती है, लाइक जो ग्लूटामिन है उसका एंड प्रोडक्ट होता है बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम। तो बाइकार्बोनेट वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अमोनियम जो होता है वो सिक्रीट हो जाता है और फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। तो एक अमोनियम वो सिक्रीट होता है। फिर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है एंड मेडिकेशन लाइक पेनिसिलिन, वो भी ब्लड वेसल से ट्यूबुलर फ्लूइड में सिक्रीट होता है, और फिर ये पेनिसिलिन वो भी यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी में। साथ में दूसरा हम अभी देखेंगे पैरा अमीनो हिपेरिक एसिड PAH, वो भी सिक्रीट होता है और वो भी एक्सक्रीट होता है। कि अगेन ये इमेज है ऑफ सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर SGLT2, ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद ग्लूकोज अब्जॉर्ब होगा वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय GLUT1 या GLUT2। कि ये अगेन वही ग्राफ है, ऑल द GLUT1 GLUT2 आर सेचुरेटेड ऑक्यूपाइड बाय द ग्लूकोज, तो इसकी वजह से प्लेटू आ जाएगा। प्लाज्मा ग्लूकोज वो होगा 200 mg/dL। तो ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, तो वो क्या होगा, फिल्टर्ड माइनस रीअब्जॉर्ब। कि फिल्टर्ड ग्लूकोज माइनस रीअब्जॉर्ब तो उतना एक्सक्रीटेड होगा इन द यूरिन। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है उसे हम कहते हैं स्प्ले। तो ये सिर्फ याद रखना है, स्प्ले कहते हैं। ये फिल्टर्ड और एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब उन दोनों के बीच का डिफरेंस उसे कहते हैं हम स्प्ले। अब उसके बाद देखते हैं पैरा अमीनो हिपेरिक एसिड के बारे में। अब ये जो PAH है ये 90% बाउंड होता है टू द प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो फिर फिल्टर नहीं होता थ्रू द ग्लोमेरुलस। जो अनबाउंड होता है 10% वो फिल्टर हो जाता है थ्रू द ग्लोमेरुलस। अब PCD सेल में कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड वेसल में से PAH को सिक्रीट करते हैं इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। कुछ कैरियर प्रोटीन्स होता है जो PAH को सिक्रीट करते हैं फ्रॉम ब्लड वेसल टू द ट्यूबुलर फ्लूइड। अब और ये PAH का यूज़ कहाँ पे होता है, टू एस्टिमेट द रीनल प्लाज्मा फ्लो या फिर रीनल ब्लड फ्लो। अब होता क्या है, जो PAH एंटरिंग द किडनी एंड PAH एग्जिटिंग द किडनी शुड बी सेम। अब ये एग्जिट हो सकती है या तो फिर थ्रू द रीनल वेन या फिर थ्रू द
यूरिन कि, लेकिन पीएच जो होता है वो सीक्रेट होता है इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड, तो ये मोस्टली एक्सक्रीट होता है थ्रू द यूरिन। लेकिन अगर पीएच का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ये करियर प्रोटीन्स सारे यूटिलाइज हो जाएंगे, तो फिर पीएच एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा इन द यूरिन, तो उसके वजह से पीएच जो है वो वापस रीनल वेन के थ्रू एग्जिट करेगा कि एट लो पीएच कॉन्सेंट्रेशन पीएच एंटरिंग द किडनी एंड पीएच एग्जिटिंग द किडनी थ्रू यूरिन वो दोनों इक्वल होता है। लेकिन अगर हाई लेवल हो गया तो फिर ये एग्जिट थ्रू द यूरिन वो नहीं हो पाएगा, तो उसमें पीएच प्रेजेंट इन द रीनल आर्टरी विल बी मोर कंपेयर टू द पीएच इन द यूरिन। तो होपफुली ये क्लियर हो गया तो फिर सीक्रेट नहीं होगा, इट स्टेज इन द प्लाज्मा इन हाई पीएच। तो ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो पीएच इन द यूरिन मल्टीप्लाइड बाय यूरिन फ्लो रेट डिवाइडेड बाय पीएच इन द रीनल आर्टरी। ऐसे यार कि पैरामिनोहिप्रिक एसिड सिक्रीशन इट अकर्स वाया कैरियर प्रोटीन्स विच शो सैचुरेशन। फाइनल एक्सक्रीशन ऑफ पीएच वो होता है फिल्टर्ड लोड प्लस सिक्रीशन कि पीएच वो फिल्टर भी हो रहा था थ्रू द ग्लोमेरुलस और सिक्रीट भी हो रहा था, तो टोटल एक्सक्रीशन वो कितना होगा फिल्टर्ड लोड प्लस सिक्रीशन। अर्ली पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन इज मोर स्टीप कि इनिशियली क्या हो रहा था फिल्टर तो हो रहा था प्लस सिक्रीशन भी हो रहा था एट लो लेवल्स ऑफ पीएच, तो सिक्रीशन हो रहा था तो उसकी वजह से एक्सक्रीशन वो बहुत ज़्यादा होगा। फिर धीरे धीरे हाई पीएच जैसे होगा वैसे सिक्रीशन बंद हो जाएगा, लेकिन फिल्टर लोड वो कंटिन्यू रहेगा, तो एक्सक्रीशन जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, लेस स्टीप हो जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ होगा। तो ये पैरामिनोहिप्रिक एसिड, तो ये था पूरा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। इतना याद रखना, इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। सारे ट्रांसपोर्टर के बारे में बता दिया, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर देख लिया मेन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, फिर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर वो देखा, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो देखा, और ये पैरामिनोहिप्रिक एसिड के बारे में देखा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लूप ऑफ हेनली के बारे में। अब जो ऊपर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो फ्लूइड आएगा वो बाद में कहाँ पे आएगा, लूप ऑफ हेनली में। अब लूप ऑफ हेनली के 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ओके, थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये होता है लूप ऑफ हेनली या फिर इसे कहता है टिप ऑफ द मेडुला, ओके, इसे मेडुला भी कहता है। फिर ये होता है असेंडिंग लूप, कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली एंड असेंडिंग लूप। अब लूप ऑफ हेनली इट रिसीव्स आइसोटोनिक फ्लूइड फ्रॉम द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसका जो ऑस्मोलारिटी होती है वो होती है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, ये याद रखना 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब लूप ऑफ हेनली का काम क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन करता है, डायल्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो कॉन्सेंट्रेशन एंड डायल्यूशन ऑफ द यूरिन करता है लूप ऑफ हेनली। इसमें एक सिस्टम होता है काउंटर करंट सिस्टम। ये होता कब है, व्हेन देयर आर टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्लोज टू ईच अदर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड मूवमेंट, कि इसमें 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। डिसेंडिंग लिम्ब में फ्लो ऑफ फ्लूइड कौन सा होगा, इस तरीके से होगा नीचे की तरफ, असेंडिंग लिम्ब में ये ऊपर की तरफ होगा। तो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उसे हम कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम। ये हमें एक तो किडनी में दिखता है, इंटेस्टाइन में दिखता है, टेस्टिस में, 3 जगह पे देखने को मिलता है। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उसमें ऑस्मोलारिटी कितनी है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उसकी खास बात यह है कि इट इज़ परमिएबल ओनली टू द वाटर, कि ओनली वाटर परमिएबल होता है, सो ओनली वाटर कैन मूव आउट। सो ये सपोज ये हमारा लूप ऑफ हेनली हो गया, यहाँ पे 300 मिलीऑस्मोल ऑस्मोलारिटी थी, इसमें से सिर्फ वाटर बाहर आ सकता है, कोई भी सॉल्यूट सोडियम या फिर क्लोरीन कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ वाटर बाहर आ सकता है। ओनली वाटर परमिएबल रीजन है ये डिसेंडिंग लूप। तो यहाँ पे धीरे धीरे वाटर बाहर आएगा, तो इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज़ होगा, तो इसमें ऑस्मोलारिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, और धीरे धीरे एट द टिप ऑफ द मेडुला ये मैक्सिमम होगी, वो है 1200, कि एट द टिप ऑफ द मेडुला ऑस्मोलारिटी इज 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर विच इज़ मैक्सिमम। और ये जो वाटर मूव होता है वो मूव होता है थ्रू एक्वापोरिन 1 चैनल्स, कि यहाँ पे एक्वापोरिन 1 चैनल्स होती है, उसके थ्रू वाटर मूव होता है। अभी वाटर मूव क्यों होता है यहाँ पे, तो ये इंटरस्टिशियम जो है, कि इंटरस्टिशियम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है, कि जैसे जैसे हम मेडुला की तरफ चल जाते जाएंगे तो इंटरस्टिशियम में वैसे वैसे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता जाएगा, तो वैसे वैसे वाटर यहाँ पे बाहर आता जाएगा। तो ये रीज़न है वाटर बाहर की होता है, और बाहर कहाँ से आता है, एक्वापोरिन 1 से। सो डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट, कि डिसेंडिंग लिम्ब इज़ अ कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट या फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो काउंटर करंट सिस्टम में 2 चीज़ें आती है, एक तो आती है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर हमने देख लिया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। काउंटर करंट एक्सचेंजर जो होता है वो होता है वाजा रेक्टा, कि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है वो होती है काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो इसमें 2 सिस्टम आती है, कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर वो होता है डिसेंडिंग लिम्ब या फिर उसे कैसा है कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। अब असेंडिंग लिम्ब उसके बारे में देखते हैं। असेंडिंग लिम्ब इट इज़ डिसेंडिंग लिम्ब का उल्टा इट इज़ ओनली परमिएबल टू द सॉल्यूट्स। सो जैसे ये हमारा ये असेंडिंग लिम्ब है,
इसमें ऑस्मोलरिटी 300, 600, 900, यहाँ पे 1200। अब फ्लूइड यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में आया। अब असेंडिंग लिम्ब जो इट इज़ ओनली परमिएबल टू सॉल्यूट्स, तो इसमें से सिर्फ सॉल्यूट्स बाहर जाएंगे, वाटर वहीं का वहीं रहेगा। तो सॉल्यूट्स बाहर गए तो वापस कॉन्सेंट्रेशन था जो वो या ऑस्मोलरिटी थी वो वापस कम होनी स्टार्ट होगी। तो यहाँ 1200 से वापस होगी 900, 600 और फिर वापस 300, क्योंकि सारे सॉल्यूट्स जो है वो बाहर जा रहे थे इसकी वजह से। सो वाटर बाहर नहीं जा पा रहा था, सोडियम, क्लोराइन और बाकी सॉलिड्स वो भी बाहर आ रहे थे, दे आर कमिंग आउट। सो ऑस्मोलरिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 1200 टू 300। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में एक स्पेशल चैनल होती है, इसका नाम है, ये चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर मतलब एक सोडियम बाहर निकलेगा, वो साथ में एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड को भी साथ लेकर निकलेगा, तो ये को ट्रांसपोर्टर है। सोडियम बाहर निकलेगा, वो साथ में एक पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयन को भी साथ लेकर निकलेगा, तो ये सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ये होता है इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में। अब यहाँ पर डाइल्यूशन होता है, इसलिए असेंडिंग लिम्ब इज़ नोन एज डाइल्यूटिंग सेगमेंट। असेंडिंग लिम्ब इज़ नोन एज डाइल्यूटिंग सेगमेंट। अब ये जो चैनल थी सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, उसको हम इनहिबिट करेंगे तो फिर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसके लिए जो इसको इनहिबिट कौन करता है वो होता है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स एग्जाम्पल इज फ्यूरोसेमाइड, वो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है, तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से सोडियम एक्सक्रीशन होगा, तो अल्टीमेटली वाटर जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। तो ये लूप डायूरेटिक्स का फंक्शन है, ब्लॉक सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली एंड इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद मेडुलरी हाइपरऑस्मोलरिटी, जो मेडुलरी हाइपरऑस्मोलरिटी वो मैक्सिमम कितनी थी, 1200 थी, कि 1200 थी मैक्सिमम वैल्यू एट द टिप ऑफ द मेडुला। अब ये 1200 इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ADH टू एक्ट। अब 1200 हो गई तो फिर क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वो एक्टिवेट होगा और वो एक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे, और ये ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो गई तो इसकी वजह से वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो ये याद रखना है, सिर्फ 1200 ऑस्मोलरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ADH टू एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो ये याद रखना है मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलरिटी। फिर काउंटर करंट एक्सचेंजर वो होता है हमारा वाजा रेक्टा, ये आप दूसरा वीडियो देख सकते हो, इसमें कैसी मैकेनिज्म होती है वो। अब खत्म हो गया लूप ऑफ हेनली। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन बेस्ड ऑन लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली के अकॉर्डिंग 2 टाइप के नेफ्रॉन हो सकते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो रीनल कॉर्टेक्स होता है एंड रीनल मेडुलरी, ये रीनल मेडुला होता है और ये रीनल कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन होता है उसे कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनली, ओके, शॉर्ट लूप ऑफ हेनली है, देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट लूप ऑफ हेनली है। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वो कॉर्टेक्स में भी होते हैं, मेडुला तक भी जाते हैं, एंड दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनली। और यही जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन दे आर यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड डायल्यूशन। तो ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हो गए। उसके बाद हमने देख लिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, और अब लास्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसमें होता क्या है, बाकी का जो सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। अब जो सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बाय सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इट इज़ ब्लॉक्ड बाय थायाजाइड डायूरेटिक्स। अगेन थायाजाइड डायूरेटिक्स ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेगा, तो सोडियम एक्सक्रीशन होगा और वाटर भी एक्सक्रीट होगा साथ में। सो ये थायाजाइड डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। तो ये सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन वो होता है बाय चैनल कॉल्ड TRPV5। TRPV5 सिर्फ इतना नाम याद रखना है, TRPV5 कैल्शियम चैनल होती है इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज़ अप रेगुलेटेड बाय विटामिन D एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन ये चैनल को अप रेगुलेट करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज़ होगा। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर एंड TRPV फॉर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। अब जब भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस के पास आती है तब एक स्पेशल अपैरेटस फॉर्म करती है विच इज़ नोन एज जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। कि ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है, क्या सॉरी ये बोमेंस कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट आर्टीरियोल, ये एफरेंट आर्टीरियोल, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे जाके ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जब बना तब वो यहाँ पास में आता है, इट कम्स क्लोज टू द ग्लोमेरुलस, और यहाँ पे एक स्पेशल अपैरेटस बनाता है कि ये जो आप देख रहे हो स्पेशल अपैरेटस बनाता है, इसे कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। अब जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस में इसमें 3 सेल्स होते हैं, 3 सेल होता है। पहला है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या JG सेल्स, दे एक्ट एज अ बेरो रिसेप्टर, मतलब ये प्रेशर सेंस करते हैं। बेरो रिसेप्टर मतलब ये प्रेशर सेंस करता है। तो JG सेल्स
दे आर बेरो रिसेप्टर। फिर दूसरे सेल है मैक्यूला डेंसा सेल्स, दे आर कीमो रिसेप्टर, मतलब ये सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वो सेंस करते हैं। तो मैक्यूला डेंसा सेल्स एंड लास्ट में एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, दे आर सपोर्टिंग सेल्स। तो उनकी लोकेशन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। तो ये मैक्यूला डेंसा सेल दे आर प्रेजेंट ऑन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, जब लूप ऑफ हेनली एंड होता है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जब बिगिन होता है तब ये प्रेजेंट होता है मैक्यूला डेंसा सेल, ये कीमो रिसेप्टर होता है। उसके बाद ये बीच में जो है ये बीच में जो ग्रीन कलर का देख सकते हो ये है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, ये सपोर्टिंग सेल्स है। उसके बाद लास्ट ये एफरेंट आर्टियोल है और ये इफरेंट आर्टियोल। इनके वॉल्स पे ये जो सेल्स दिख रहे हो दे आर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स या फिर जेजी सेल्स, दे आर बेरो रिसेप्टर। तो ये प्रेशर सेंस करते हैं कि एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल में कितना फ्लूइड है वो। तो उनकी लोकेशन क्लियर हो गई। अब जेजी सेल्स जो होते हैं दे आर ग्रेनुलर सेल्स और ये रेनिन स्टोर करके रखते हैं, इनमें रेनिन स्टोर रहता है। और रेनिन फिर रिलीज़ कब होता है, जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब ये रेनिन रिलीज़ होता है। और ये रेनिन का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग बीपी एंड इंक्रीजिंग सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। तो जब भी हमारी बॉडी में बीपी लो होगा तब ये रास सिस्टम एक्टिवेट होगा और ये फिर रेनिन को रिलीज़ करेगा और ये फिर अल्टीमेटली बीपी को वापस इंक्रीज़ करेगा या फिर नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये बेसिक फंक्शन होता है रेनिन का। अब हम हाइपरटेंशन के लिए रेनिन ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एलिस्किरैन जो भी हो कि रेनिन ब्लॉकर्स कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन लाइक एलिस्किरैन। उसके बाद मैक्यूला डेंसा सेल्स कि मैंने ये भी बता दिया, जेजी सेल्स दे आर बेरो रिसेप्टर इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो होता है इफरेंट एंड अफरेंट आर्टीरियल में कितना प्रेशर है या कितना फ्लूइड है उसको सेंस करते हैं ये जेजी सेल्स, कि कितना फ्लूइड आ रहा है। अगर फ्लूइड लो हो गया तो फिर ये जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे और फिर वो रेनिन रिलीज करेंगे और फिर रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैक्यूला डेंसा सेल्स दे आर सीन व्हेन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली एंड्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बिगिंस, दे आर कीमो रिसेप्टर, सो दे आर जीएफआर सेंसर्स, कि दे आर जीएफआर सेंसर। मतलब ये मैक्यूला डेंसा सेल में होता है और ये जीएफआर को सेंस करता है। मतलब ये डीसीटी में कितना फ्लूइड आ रहा है उसको ये सेंस करेंगे। अगर ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है तो फिर जीएफआर हाई है, अगर कम थोड़ा सा फ्लूइड आ रहा है तो जीएफआर लो है। तो मैक्यूला डेंसा सेल दे आर जीएफआर सेंसर या फिर कीमो रिसेप्टर्स। They are situated between efferent and efferent arteriole of the same nephron. They play important role in the tubuloglomerular feedback mechanism. कि ये tubuloglomerular feedback mechanism ये होता क्या है ये देखते हैं। सपोज GFR इंक्रीज़ हुआ तो इंक्रीज इन द सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन द रीनल ट्यूब्यूल, कि जो ट्यूब्यूल होगा रीनल ट्यूब्यूल है उसमें सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। वो डिटेक्ट कौन करेगा, मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट करेंगे और फिर वो एडिनोसिन रिलीज़ करेंगे। कि वो एडिनोसिन रिलीज़ करेंगे, एडिनोसिन क्या करवाएगा फिर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टिरियोल एंड डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो एडिनोसिन ये दो चीज़ें करवाता है, कंस्ट्रिक्शन करवाएगा ऑफ एफरेंट आर्टिरियोल एंड डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये था ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। अब इसका ऑपोजिट करें, अगर जीएफआर डिक्रीज हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl वो भी डिक्रीज हो जाएगा फिल्ट्रेट में। मैक्यूला डेंसा अगेन वो सेंस करेगा या डिटेक्ट करेगा और वो फिर क्या रिलीज़ करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन एंड रेनिन। रेनिन भी करता है थोड़ा वो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन एंड रेनिन रिलीज़ करेगा। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन वो क्या करता है, डायलेटेशन ऑफ एफरेंट आर्टिरियोल करवाता है। कि एफरेंट आर्टिरियोल डायलेट हो गए तो फिर ज़्यादा फिल्ट्रेट आएगा। और रेनिन जो है वो करवाता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टिरियोल, मतलब जो फिल्ट्रेट होगा वो ईजिली नहीं जा पाएगा फर्दर, तो वो ट्यूब्यूल में ज़्यादा देर तक रहेगा। तो याद रखना है, डायलेटेशन ऑफ एफरेंट आर्टिरियोल एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टिरियोल विच इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड जीएफआर। तो इससे फिर जीएफआर इंक्रीज होता है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा मैक्यूला डेंसा का फंक्शन। फिर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, उसका दूसरा नाम है लेसिक सेल या फिर पॉल्कीसेन सेल्स, दे आर सपोर्टिव सेल्स। ये दूसरा नाम याद रखना है, पॉल्कीसेन सेल या फिर लेसिस सेल। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन रेनिन लेवल्स, तो रेनिन सीक्रेट कब होगा या इंक्रीज कब होगा, जब भी बीपी लो होगा। बीपी लो या फिर सोडियम लो, वाटर लो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, डायूरेटिक इंटेक, डायूरेटिक में वाटर लॉस होता है तो उसमें भी होगा एंड हेमरेज में। तो इस कंडीशन में रेनिन इंक्रीज होगा। रेनिन डिक्रीज कब होगा, जब भी बीपी ज़्यादा हो, कि इंक्रीज इन द एफरेंट आर्टिरियल प्रेशर। एंजियोटेंसिन 2 के एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो भी इनहिबिट करता है रेनिन को। फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन बीपी को इंक्रीज करेगा, तो वो भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रेनिन को इनहिबिट करता है। अब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो मेन स्टिमुलस वो होता है डिक्रीज इन द रीनल परफ्यूजन,
कि डिक्रीज इन द रीनल परफ्यूजन या फिर लो बीपी, लो सोडियम, लो वाटर, हेमरेज, ये सारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, किडनी में से रेनिन को रिलीज़ करवाएगा कि किडनी में जो जी सेल्स होते हैं रेनिन रिलीज़ होगा। अब लीवर प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजन, तो रेनिन जो होगा वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 1। क्या क्लियर? किडनी ने रेनिन रिलीज़ किया, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। फिर लंग्स में से एस आएगा, एस इज एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम, तो एस फिर क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 2, और फिर एंजियोटेंसिन 2 सारे फंक्शंस करेगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से बीपी बढ़ेगा। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन एंड वाटर रिटेंशन, कि इन शॉर्ट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करेगा, तो इसकी वजह से भी बीपी बढ़ेगा। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन करेगा, ये भी वापस सेम फंक्शन करेगा, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, तो उससे भी बीपी बढ़ेगा। पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच सिक्रीशन करवाएगा, वो भी फिर वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये फंक्शन हो गया एंजियोटेंसिन 2। इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज इन सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूब्यूल, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, वो फिर फर्दर सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड एडीएच सिक्रीशन। तो इन सारी चीज़ों की मदद से बीपी जो है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगा। और फिर एक बार बीपी नॉर्मल आ गया, देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही रेनिन सिक्रीशन इनिबिट हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 वो रेनिन को इनिबिट कर देगा। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट दो पार्ट होते हैं, उसमें कॉर्टिकल पार्ट एंड मेडुलरी पार्ट। कलेक्टिंग डक्ट में दो हार्मोन एक्ट करते हैं, पहला है अल्डोस्टेरोन और दूसरा है एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। अल्डोस्टेरोन इट इज़ एन स्टीरॉयड हार्मोन, इट कैन क्रॉस मेम्ब्रेन। अल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम एंड वाटर का, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड H+ आयन। कि याद रखना है, दो चीज़ों का ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन, और दो चीज़ों का ये एक्सक्रीशन करवाता है, सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एंड H+ आयन का एक्सक्रीशन। अब कलेक्टिंग डक्ट में दो सेल्स होते हैं, पी सेल्स या फिर प्रिंसिपल सेल, फिर दूसरा आई सेल या फिर इंटरकलेटेड सेल। उसमें से जो पी सेल है ये सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है प्लस पोटेशियम एक्सक्रीशन, कि ये तीन चीज़ें करवाता है पी सेल्स, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। आई सेल जो है इंटरकलेटेड सेल, वो H+ आयन एक्सक्रीशन करवाता है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया। अब पहले ये देखते हैं प्रिंसिपल सेल। तो ये हमारा प्रिंसिपल सेल है, यहाँ पे ब्लड वेसल में से एल्डोस्टेरोन आया, पी सेल में एंटर किया, प्रिंसिपल सेल में एंटर किया, यहाँ पे मिनरलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसके साथ बाइंड करके ये एल्डोस्टेरोन मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। ये फिर क्या करता है, एक चैनल का फॉर्मेशन करवाता है विच इज़ इनेक, एपिथेलियल सोडियम चैनल, एपिथेलियल सोडियम चैनल का फॉर्मेशन करवाता है, और यहाँ से फिर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होता है और साथ में ही वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ये प्रिंसिपल सेल हो गया। प्लस साथ में एल्डोस्टेरोन दूसरा क्या करवाता है, पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो एक तो ये चैनल का फॉर्मेशन करवाता है इनेक चैनल, और दूसरा ROMK, रीनल आउटर मेड्यूलरी पोटेशियम चैनल, कि ROMK ये फिर पोटेशियम एक्सक्रीशन करवाता है। तो फुली क्लियर हो गया होगा, ये दो चैनल फॉर्म करवाता है, इनेक एंड ROMK। इनेक से सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ROMK से पोटेशियम एक्सक्रीशन होता है। तो ये प्रिंसिपल सेल क्लियर। अब अगर ओवर एक्टिविटी ऑफ इनेक्स चैनल हो जाए तो फिर इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजिंग बीपी, उसे कहते हैं लिडल्स सिंड्रोम, लिडल्स सिंड्रोम। तो इनेक को हम ब्लॉक करेंगे, इट कैन बी यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो उस एजेंट का नाम है एमिलोराइड, विच इज़ अ डायूरेटिक, ओके, एमिलोराइड विच ब्लॉक्स इनेक चैनल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट जो होती है इन द प्रिंसिपल सेल। अब ब्लॉकर, हाँ, अगर ये मिनरलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर उसको ब्लॉक करना हो तो उसके लिए एजेंट वो है या ड्रग वो है स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन इज़ अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, मतलब इसमें पोटेशियम एक्सक्रीशन नहीं होगा, पोटेशियम रहेगा बॉडी में ही, इज़ अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ये भी याद रखना है, स्पाइरोनोलेक्टोन। तो ये पी सेल हो गया प्रिंसिपल सेल। उसके बाद लास्ट है इंटरकलेटेड सेल या फिर आई सेल। ये करवाता है H+ एक्सक्रीशन, H+ आयन एक्सक्रीशन। ये होता है इन एक्सचेंज ऑफ द पोटेशियम आयन, ओके, H+ एक्सक्रीशन होता है इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम आयन। या इंटरकलेटेड सेल में चैनल होते हैं विच इज़ H+ या फिर प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंजर, H+ आयन पोटेशियम एक्सचेंजर, कुछ भी कह लो। तो इससे H+ आयन एक्सक्रीट होता है और एक पोटेशियम आयन वो अंदर आता है। तो होपफुली क्लियर हो रहा होगा। इंटरकलेटेड सेल H+ एक्सक्रीशन करवाता है विद द हेल्प ऑफ H+ K+ एक्सचेंजर। H+ एक बाहर जाता है और फिर K+ एक रीअब्जॉर्ब होता है वापस। अब एक और चैनल भी प्रेजेंट होती है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर। ये काम आती है ओनली इन एसिडोसिस। इसमें एसिडोसिस में होता क्या है,
बॉडी में H+ आयन इंक्रीज होता है या फिर बाइकार्बोनेट आयन वो लो होता है। तो इंटरकलेटेड सेल्स में से एक बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा ब्लड वेसल में और एक क्लोराइड आयन बाहर जाएगा, तो इट हेल्प्स इन एसिडोसिस। तो ये इंटरकलेटेड सेल्स हो गए। सारी चीज़ें देख ली, PCT देख लिया हमने, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट। उसमें एल्डोस्टेरोन के बारे में देख लिया, रास के बारे में देख लिया, इतना सब देख लिया हमने।